In this lecture of p block elements, I will explain you about the position of the p block elements in periodic table में p block elements किस तरह से अरेंज हैं और वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को उस टेबल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर चार्ज जिसे Z से रिप्रेजेंट किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार जो एक्चुअली में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट डालता है, शिल्डिंग फैक्टर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। शिल्डिंग फैक्टर पर ही डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसी पर डिपेंड करती हैं रेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स से क्या इम्पैक्ट होता है फर्स्ट मेंबर पर, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर कैसे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। आई विल एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स in this lecture. Before the starting of the p block elements, look at the periodic table, particularly this right side portion, group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. तो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक का जो ये राइट साइड पोर्शन है दैट इज p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स ही हैं, चूँकि p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5, दिस वन इज 6। p ब्लॉक को p ब्लॉक कहने का रीज़न ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में एंटर करता है, दैट इज द रीज़न ऑफ सेइंग देम p ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सारे फॉर्मेट इस p ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, like that aluminium, gallium, indium, tin, etc. These are the metals. These are boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, etc. Non-metals, this silicon, germanium, arsenic, antimony, these are the metalloids. This group 18 elements are the inert gas elements. हालांकि हीलियम में p में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडान को रिजेंबल करता है, इसीलिए हीलियम को p ब्लॉक में ही स्टडी किया जाता है। करंट 12th स्टैंडर्ड में दिस बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13, दिस कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन या फैमिली हेलोजन्स एंड 18 ग्रुप जिसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स आपके सिलेबस में है, इन्हीं को स्टडी करेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, दीज आर ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिन्हें पिल्कोजेंस कहा जाता है। पिल्कोजेंस कहने का रीजन होता है कि इनके जो कंपाउंड्स हैं जैसे अमोनिया NH3, PH3 या ASH3 वगैरह थोड़े पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी पिल्कोजेंस। अब 16 ग्रुप जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, इसको कैल्कोजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये ओर फॉर्मर्स हैं। सारे ओर्स चाहे जिंक का ओर हो, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, लेड ऑक्साइड, वो सब यहीं से एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए दीज आर सेड टू बी कैल्कोजेंस, ओर फॉर्मर्स, ओर्स बनाने वाले। 17 में हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोला जाता है क्योंकि ये सी वाटर में अवेलेबल रहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड वगैरह। 18 ग्रुप के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडान, ये सब रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव है, इसलिए इन्हें इनर्ट गैस या नोबल मेटल्स बोला जाता है। ट्रिक ऑफ द लर्निंग ऑफ द ग्रुप लाइक हेयर, नए पुराने ऐसे सब बिहारी फॉर द 15 ग्रुप, ऑक्सीजन सबसे तेज पाउडर यू कैन से। 17 फ्लोरीन को फूल कलिया बाहर आई अगस्त में या आंटी के घर यू कैन से। यहाँ पर हीना, नीना, आरती, कराए, एक्सरे, रंगीन, इस तरह से लर्न कर सकते हैं। पीरियड्स में ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फर्स्ट पीरियड में केवल आपके पास हीलियम, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, फोर्थ पीरियड में आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन,
फिफ्थ पीरियड में एंटीमनी, टेलोरियम, आयोडीन एंड जीनॉन. इन द लास्ट पीरियड नंबर 6 you will have bismuth from group 15, polonium from group 16, astatine from group 17 and radon from group 18. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10. ये तो आपको लर्न होंगे ही और बाकी को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जो सेकंड पीरियड है, इस सेकंड पीरियड में अगर आप पीरियडिक टेबल में देखें तो वहाँ पर 8 एलिमेंट होते हैं. तो अब आप सेकंड पीरियड के इस नंबर जो 7 नंबर है इसमें 8 ऐड कर दें तो 7 and 8 15, 8 and 8 16, 9 and 8 17, 10 and 8 18. तो तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा. जैसे फॉस्फोरस का 15 इसीलिए हुआ है 7 + 8 से, और 8 + 8 सल्फर हो गया 16. थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं. तो अगर 18 एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा 15 + 18 33, that is of arsenic. 16 + 18 34, 17 + 18 35, that is of bromine. 18 + 18 36, है ना. सिमिलरली आगे आप प्रोसीड करेंगे तो फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, यू नो वेल. तो इसमें 18 ऐड करेंगे तो अगले पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपके पास तैयार हो जाएगा. एंड फाइनली फिफ्थ पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं. तो उसमें अगर आप 32 ऐड करेंगे देन यू विल हैव द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 से लेके 6 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. N इज द पीरियड नंबर. या पीरियड नंबर 2 है तो N की वैल्यू हो गई 2s 2p3, चूँकि 3 and 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ग्रुप 15 में, इसीलिए इसे ग्रुप 15 बोला जाता है. और ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट रहता है +5. ग्रुप 16 2 + 4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल लास्ट शेल में, तो ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट +6 और इसीलिए 10 + 6 ग्रुप नंबर 16. 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन्स में वैलेंस शेल के अंदर होते हैं. तो दैट इज वाई दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. 15 ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दैट इज वाई ऑल आर kept together. सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर ही सेम ग्रुप में अरेंज किया जा सकता है. हेयर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, हियर 7. अब बात यहाँ पर जो वेरिएशन प्रॉपर्टीज में आएगा ग्रुप में डाउनवार्ड द, तो ग्रुप में जो डाउनवार्ड वेरिएशन प्रॉपर्टीज का आता है वो वैलेंस शेल पे डिपेंड ना करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड ना करके कोर इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा. जैसे यहाँ पर इसके 3 में कितने होंगे या इधर 4 में कितने होंगे या इधर 5 में कितने होंगे. यानी जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट शेल पिछले वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. और कोर इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग, फॉर द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज, चाहे वाइनिक साइज हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट्सेट्रा. दीज पिल्कोजेंस आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p सबशेल. सभी पिल्कोजेंस का नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स के p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हैं. इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हैं इन कंपेयर टू कैल्कोजेंस. क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 2 3 और ये 4th, और ये 4th इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही कैल्कोजेंस स्टेबल होने की कोशिश करेंगे. इसीलिए कैल्कोजेंस यानी ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम रह जाती है, क्योंकि ये बाद में स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जबकि 15 ग्रुप एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले ही स्टेबल हैं. इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है. कमिंग डाउन द ग्रुप जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट बनेगी वो अपनी ग्रुप से 2 यूनिट कम बनेगी. यानी ग्रुप की अगर 5 है जैसे 15 में, तो इसकी नीचे वाले मेंबर जो बिस्मिथ, एंटीमनी वगैरह हैं उनकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट बनेगी +3. 16 की +6 ना होकर नीचे वाले मेंबर टेलोरियम, पोलोनियम, सेलेनियम की बनेगी +4. एंड 17 ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन की +7 ना होकर बनेगी +5. दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? ये जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज 2 हेयर, दिस वन,
इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न कर पाना, किसके लिए? जो हैवियर मेंबर्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ 15 में, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोरियम 16 में। तो ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो 15 ग्रुप के हो, आर्सेनिक एंड एंटीमनी का 5s और बिस्मिथ के 6s के इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न कर पाना, जो पार्टिसिपेट न करने की इनकी मजबूरी बनती है, बताएंगे क्यों मजबूरी बनती है। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर 2 and 3 5 की बजाय केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। तो इसलिए ग्रुप में नीचे आने पर ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट +5 स्टेबल ना होके +3 स्टेबल होती है। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि ग्रुप 15 में कमिंग डाउन द ग्रुप +5 की स्टेबिलिटी कम होती है और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलरली ग्रुप 16 में जब ग्रुप में नीचे आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम की ओर, तो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, यानी ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर कमजोर हो जाती है, जबकि उससे 2 यूनिट कम +4 की ऑक्सीजन स्टेट वाली स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के रीजन को समझने के लिए बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पर्टिकुलरली पुअरर शिल्डिंग। क्योंकि ऐसा क्या वजह हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब इनको न्यूक्लियस ने अपनी ओर पुल कर लिया है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है ड्यू टू एक्स्ट्रा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे Z स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शिल्डिंग फैक्टर। शिल्डिंग फैक्टर को मैं कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज में से शिल्डिंग फैक्टर माइनस करते हैं तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। तो 1 by 1 बात करें कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे शिल्डिंग फैक्टर की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और वो बन जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव यानी जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डाल पा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। दैट इज द न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन। P प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के थ्रू जितना भी चार्ज यहाँ क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सेड टू बी न्यूक्लियर चार्ज, जिसे Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन होता है। दैट इज शेल नंबर 1 जिसमें केवल 1s सब शेल होता है और 1s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का प्रोटॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बाय न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज द अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स लास्ट शेल। जो लास्ट शेल यहाँ पर अभी मैंने पहला ही शेल एक्सप्लेन किया है। अब अगर सेकंड शेल को वैलेंट शेल मान लिया जाए जिसमें 2s सब शेल एंड 2p सब शेल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करेगा वो 2s इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इन कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2s जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन के बीच एक दीवार का काम कर रहेंगे 1s के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये 1s हैं वो 2s और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज के बीच में जो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, जो स्क्रीन का काम करेंगे, जो शील्ड का काम करेंगे, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट है यार। यानी 2s इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को किसके थ्रू? न्यूक्लियस के थ्रू जो 2s इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा उसको शील्ड करेंगे 1s के इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s के इलेक्ट्रॉन्स 2s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे एंड दैट इज सेड टू बी शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाला शेल अब इस शेल और न्यूक्लियस के लिए स्क्रीन का काम करता है, पर्दे का काम करता है। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्ड। शील्ड चुके इसने 1s ने
2s इलेक्ट्रॉन को यहाँ न्यूक्लियस तक आने से रोक दिया है, बांध दिया है, रिपेल कर दिया है। क्यों? सेम चार्ज होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। तीसरे शेल को लास्ट शेल मान लिया जाए तो तीसरे के s इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे विद न्यूक्लियर चार्ज। तो 3s के इलेक्ट्रॉन को जिस चार्ज से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। बट एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, 3s के इलेक्ट्रॉन्स जो कि तीसरे शेल के s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके और न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर दूसरा शेल का p इलेक्ट्रॉन्स इस तीसरे शेल के s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे s और न्यूक्लियस के बीच जो रिपल्सन का काम करेंगे, शील्डिंग काम करेंगे, वो 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूँकि 3s अंदर है, 3p इसके थोड़ा बाहर, 3d इसके बाहर अगर होगा तो अब यहाँ पर 2p और 3s लगभग पास आ जाएंगे और 2p 3s को रिपेल करेगा, दैट इज शिल्डिंग इफेक्ट। और जो शिल्डिंग फैक्टर यहाँ काम करेगा उसको अगर टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दिया जाए देन यू विल हैव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके थ्रू ये न्यूक्लियस अब इस 3s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा होगा। ये फोर्थ शेल अगर लास्ट शेल मान लिया जाए तो न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियर चार्ज, उन्हें इन 4s इलेक्ट्रॉन्स को, these 4s electrons will be attracted by the nuclear charge here from the protons। लेकिन इन प्रोटॉन्स और 4s के इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में 3d आ जाएगा। 3d चूंकि 3d ही यहाँ नज़दीक होगा, 3p तो अंदर होता है, 3s और अंदर होगा तीसरे में, तो 3d 4s को रिपेल कर रहा होगा। और यहाँ पर 4s के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो शील्डिंग का काम करेगा वो होगा 3d इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3d के इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने से प्रोटेक्ट करेंगे, रोकेंगे, यानी रिपेल करेंगे। दैट इज द शील्डिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ शेल लास्ट शेल है, तो 5 के s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। चूंकि वैलेंस शेल के पर्टिकुलरली s इलेक्ट्रॉन्स जो नज़दीक होते जाते हैं न्यूक्लियस के, वो उन्हीं अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस प्रोटॉन्स के थ्रू जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर है वो 5s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ 5s के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन से है, दोनों के बीच में आ जाएंगे 4d के इलेक्ट्रॉन्स। अगर आ पा रहे हैं तो 4d के इलेक्ट्रॉन्स 5s के इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर जाने से रोकेंगे। दैट इज अगेन शील्डिंग इफेक्ट, यानी 5s इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग का काम करेंगे 4d इलेक्ट्रॉन। इस तरह 6s के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6s लास्ट शेल है, 6s वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6s के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन का काम, जो शील्डिंग का काम होगा, वो 5d के इलेक्ट्रॉन्स एंड 4f के इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर 6s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर आने से रोकेंगे। दैट विल बी द शील्डिंग इफेक्ट ऑन 6s इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स। मेनली जैसे बताया ns यानी आखिरी s के इलेक्ट्रॉन्स को कौन शील्ड करेगा। 7s अगर लास्ट शेल है तो उसे शील्ड करने का काम 5f के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, 6d के इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो। 6s के इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 लास्ट शेल बनता है तो उनको शील्ड करने का काम 4f के इलेक्ट्रॉन्स विद 5d के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। जबकि फिफ्थ शेल अगर लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, तो 5s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे 4d, 4s वाले को शील्ड करेंगे 3d, 3s वाले को शील्ड करेंगे 2p, चूंकि 2d तो होगा नहीं वहां पर रिपेल करने के लिए, और 2s को शील्ड करेंगे 1s इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज शील्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो साइज ऑफ एटम एंड आयन डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, साइज उतना ही कम हो जाएगा।
और जितना साइज कम होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो भी अपने आप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा आ ही जाएगा। अब प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो साइज़ कम, और साइज़ कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात और ये है कि शील्डिंग कहाँ पुअरर है, कहाँ स्ट्रोंगर है, कौन पुअरर करता है, कौन स्ट्रॉन्ग करता है, तो उस पर डिपेंड करेगा जेड स्टार। तो जितनी शील्डिंग स्ट्रोंगर होगी उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और साइज हो जाएगा लार्ज। बट हम ऐसे ना करके ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि पुअरर द शील्डिंग, शील्डिंग कमज़ोर तो क्या हुआ, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया तो साइज स्मॉलर हो गया, साइज स्मॉलर हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब साइज स्मॉल होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से NS इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट मैंने बता ही दिया आपको, रिपल्सन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, और जितने कोर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी शील्डिंग स्ट्रोंगर हो जाती है। तो कम टू द मेन पॉइंट नाउ अगेन, शील्डिंग ऑर्डर 5f के इलेक्ट्रॉन एंड 6d के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो शील्डिंग कर पाते हैं वो कमज़ोर होती है इन कंपेयर टू 4f एंड 5d, और जो शील्डिंग 4f एंड 5d के इलेक्ट्रॉन मिलके कर पाते हैं, किसे कर पाते हैं, 4f और 5d के 6s को, वो शील्डिंग कमज़ोर होती है 5d इलेक्ट्रॉन से। 5d और 5d के थ्रू जो शील्डिंग होती है वो 4d के इलेक्ट्रॉन के थ्रू की गई शील्डिंग से कमज़ोर होती है, 3d की 2p से, 2p की 1s से। यानी जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा, सब शेल भी इंक्रीज होगा, शील्डिंग कमज़ोर होती जाएगी। यानी 1 से कमज़ोर शील्डिंग शेल नंबर 2 की 2 by 3 by 4 by 5 by 5 and 4 and by 6 and 5। तो सिंपली यू कैन से कि शील्डिंग में 1s इलेक्ट्रॉन 2s को शील्ड करेंगे, 2p 3s को शील्ड करेंगे, 3d 4s को शील्ड करेंगे, 4d 5s को शील्ड करेंगे, 5d 6s को शील्ड करेंगे, 5d एंड 4f 6s को शील्ड कर रहे होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल के सबसे किनारे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जो साइज पर डिपेंड करेगी। साइज डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर, वो डिपेंड करेगा शील्डिंग फैक्टर पर। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, वैलेंस शेल, किनारे वाले शेल, लार्ज शेल में एडिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो तो जब पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाता है ड्यू टू पुअरर शील्डिंग ऑफ इनर d और f electrons, the effective nuclear charge increased. This increased nuclear charge holds the NS electron of heavier elements. इनर d और f इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से NS इलेक्ट्रॉन्स को, जो हेवियर एलिमेंट्स के NS इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें न्यूक्लियस बांधे रखता है, एंड NS इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न करने की ये जो रेस्ट्रिक्शन, ये मजबूरी है, डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। और दैट इज़ वाई कॉन्सिक्वेंटली कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है तो वो केवल काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का,
और कंपाउंड के अंदर एलिमेंट अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल एक्ट ओनली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर मिडिल रेंज में है ऑक्सीजन स्टेट एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर, तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ सल्फ़र के 3 कंपाउंड लिए हैं, H2S, SO2, SO3, जिनमें सल्फ़र की ऑक्सीजन स्टेट H2S में -2, SO2 में +4 ऑक्सीजन की हेल्प से और SO3 में ऑक्सीजन की हेल्प से सल्फ़र की यहाँ पर होगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि H2S में सल्फ़र की ऑक्सीजन स्टेट मिनिमम है और जब मिनिमम है तो ये केवल रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम कर सकता है। H2S कैन एक्ट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन इट्स कंपाउंड। जबकि अगर SO3 में देखें तो सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन सी बॉन्डिंग में जा सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर मैक्सिमम हैं, 6 ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम है सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर की, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि ये जो SO2 है जिसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +4 है, जो कि ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, यानी +4 से कम भी हो सकती है, ये +4 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो SO2 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।